अस्सलाम वालेकुम तमाम। उम्मीद है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम नूर हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए तो आप वाया व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप में से 2-3 लोगों की ये शिकायत है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो उसकी वजह कुछ इस तरह से है कि आप जब मुझे मोस्टली स्टोरीज़ भेजते हैं तो वीकेंड पर भेजते हैं, ना कि वीकेंड से पहले भेजते हैं। अब अगर आप मुझे वीकेंड पे स्टोरीज़ भेजेंगे तो फिर उसको बनाने में टाइम तो लगता है। कोशिश करें कि बिफोर वीकेंड आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें ताकि वीकेंड के ऊपर आपके लिए एक अच्छा और लंबा एपिसोड अवेलेबल हो। जितनी अच्छी और मज़ेदार और लंबी स्टोरीज़ होंगी फिर ऑब्वियसली एपिसोड में उतना मज़ा भी आएगा। आज के एपिसोड की स्टोरी हमें कराची कीमाड़ी से आई है। आई होप कि मैंने सही तरह प्रोनाउंस किया हो, कीमाड़ी। खैर, अपने अपने दिल थाम के बैठिए, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए और बढ़ते हैं आज के हॉरर स्टोरीज़ के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम अलिया सैयद है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं 8 या 9 बरस की थी। हमारा जाना अक्सर हमारी नानी के यहाँ होता था। हमारी नानी का घर बेसिकली एक फ़्लैट था जो कि नागन चौरंगी पे वाक़या था। नागन के फ़्लैट्स उस वक्त काफ़ी मशहूर थे। हुआ कुछ इस तरह से कि सुबह के 6-7 बजे का टाइम था। मैं अपनी नानी के रूम में सो रही थी। मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में जाने के लिए रूम से निकली। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो उस वक्त घर में सारे अफराद सो रहे थे। कमरे के सामने ही मेरे मामू का कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। मैंने देखा कि अचानक उस कमरे से मामू निकले हैं और उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, ऐसे ही बाहर आ गए हैं और दीवार के सहारे चुपके किचन में चले गए हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई कि मामू आखिर किससे छुप रहे हैं। तो मेरे देखते ही देखते वो किचन में गए और जब मैं उनकी तरफ पीछे किचन में गई तो एक लम्हे के लिए उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सामने ही, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने वो गायब हो गए। वो जो भी था मेरे मामू की शक्ल में कुछ और ही था। वो मंजर देखकर मैं 1 मिनट तक शौक में मुब्तला रही। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझे समझ में नहीं आया कि ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। अब उस वक्त मैं नींद में भी थी तो मैं वापस कमरे में चली गई। उस टाइम मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इन बातों पर गौर करूं कि आखिर ये सब मैंने क्या देखा है, जबकि जो हुआ वो हुआ भी मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। ऐसे ही कुछ माह बाद हम फिर वेकेशन मनाने के लिए अपनी नानी के यहाँ गए। उस रात 8-9 बजे का टाइम था। सब हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। वो हॉल काफ़ी बड़ा था और टीवी के पीछे एक शीशा था। अब मेरी नज़र टीवी से हटके उस शीशे पे पड़ी तो मैं देखती हूँ कि उसमें मुझे मेरा अक्स नज़र आ रहा है। उस जगह पर अंधेरा भी था। अब न जाने कि उस वक्त मैं अपना अक्स देख के डर गई, क्योंकि जो मैंने देखा, मैं देख सकती थी कि मेरा अपना चेहरा है और मेरी आंखों के जो लेंसेज हैं वो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे थे और मेरा चेहरा गैर मामूली तौर पर सफ़ेद दिख रहा था। मैंने अपनी अम्मी और खाला को बताया लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। कहा कि शीशा तो पीछे पड़ा है और हो सकता है कि उस पर लगी डस्ट से तुम्हें इस तरह लग रहा हो। मैं वैसे ही खड़ी थी और उस शीशे में खुद ही को देख रही थी। मालूम हो रहा था कि वो अक्स तो मेरा है लेकिन उस अक्स की जो मूवमेंट थी वो मेरी मूवमेंट से बिल्कुल बरअक्स थी। यूँ मालूम हो रहा था कि वो अक्स मुझे ही देख रहा है और बेहद गैर मामूली अंदाज में मेरी तरफ देख कर मुस्करा रहा है। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने ज़िद की, अपनी खाला और अम्मी से कहा कि आप एक बार चेक तो करें जाके। खाला ने अपने बेटे को कहा जो कि हम सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर उन्हें वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जो मुझे दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सबको तसल्ली दी कि इसका अपना ही अक्स है और बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अब मैं अकेली वहाँ खड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा उस शीशे में देखा तो मुझे फिर से वही सब मंजर दोबारा नज़र आ रहा था। अब उस वक्त खौफ के मारे जैसे मेरा दिल बंद हो रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और जाकर बैठ गई। उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ था तब भी मैं 8-9 बरस की ही थी और अब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। आज भी मुझे रात को खुद को शीशे में देखते हुए डर लगता है। फिर कुछ साल बाद जब नानी ने वो फ्लैट छोड़ दिया तो खाला के ज़रिए हम सब तक ये मालूमात पहुँची कि उस फ्लैट के अंदर असरात थे जो ज़्यादातर खाला, मामू और मेरे कज़न के रूप में कई घर वालों को नज़र आए हैं। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे कभी बताई नहीं थी क्योंकि वो खुद भी इन सब चीज़ों से काफ़ी खौफज़दा हो जाती थी। पर जब फ्लैट छोड़ दिया गया तब ये राज हम सब पे फाश हुआ। इसके बाद मुझे यकीन हुआ कि जो सब कुछ मैंने देखा था वो महज एक वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी, जो आज भी मेरे जहन में काफ़ी वाज़िह तौर पर क्लियर है। मेरा नाम हुरैज़ा है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मेरी पूरी फैमिली आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हैं।
इससे पहले मैं 2 कहानियाँ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस चैनल पे। आज मेरा तीसरा वाक़या है जो कि मेरी वालिदा से जुड़ा है। मेरी वालिदा बताती हैं कि ये बात 90s की है, जब वो 7 बरस की थी। पेशावर डबगढ़ी में नाना का घर हुआ करता था जो बहुत पुराना और बड़ा था। मामा बताती हैं कि वो बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने का हॉस्पिटल हुआ करता था और उसका नक्शा इस तरह से था कि एक कमरे के अंदर कई और कमरे हुआ करते थे। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मामा ने छोटी सी गोल्ड फिश एज अ पेट रखी हुई थी। वो किचन के करीब ही एक बाल्टी में रखी होती थी। जब एक रात मामा और बाकी सब घर वाले सो रहे थे तो मामा को नींद में ही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और एक खौफ का आलम उनके ऊपर तारी हो गया। और तो और बेवजह उनकी आंख भी खुल गई। मामा बताती हैं कि वो और बाकी सब जिस कमरे में सो रहे थे तो उसकी खिड़की से छत की रेलिंग दिखती थी और मामा दरवाजे के करीब ही लेटी हुई थी। तो उनकी नज़र छत पर पड़ी जब उन्होंने वहाँ पर एक अजीब सा साया खड़ा हुआ देखा। अब अमूमन हमने जो किस्से सुने हैं, वाक़यात सुने हैं, उनमें जिन अक्स और साए का जिक्र होता है वो अमूमन किसी औरत का होता है जिसके बाल खुले होते हैं या फिर न जाने किसी और खौफनाक मखलूक का। लेकिन वालिदा बताती हैं जो अक्स उन्होंने देखा था वो एक जोकर का था। वो जोकर नहीं जो अमूमन हम मूवीज़ में देखते हैं, बल्कि वो जोकर जो बचपन में हम पार्क्स में देखा करते थे। जब वालिदा की नज़र उस पर पड़ी तो वो एकदम अपनी जगह से पीछे हट गया। अब मेरी मामा के मुताबिक उनका ये कहना था कि बेशक वो उम्र में उस वक्त छोटी थी, लेकिन उन्हें ये समझ आ गई थी कि उनकी नींद से बेचैन होने की वजह वो मखलूक ही थी जिसने मेरी वालिदा की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्हें नींद से बेदार किया। फिर मामा ने जब कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में उनकी गोल्ड पेट फिश नीचे पड़ी तड़प रही थी। मामा परेशान हो गई और फ़ौरन उठकर उसको हाथ में उठाया और सोचा कि ये अपनी जगह से यहाँ तक कैसे पहुँच गई है, क्योंकि जहाँ पर मछली पड़ी हुई थी उस कमरे से लेके हमारे कमरे तक, यानी कि जहाँ पर वालिदा वगैरह सो रही थी, कम से कम 3 कमरों का फासला था। और तो और रात को दरवाजे बंद करके सोया करते थे। अब मामा उस मछली को उठाकर यही सोच रही थी कि उसको अपनी जगह पर ले जाया जाए और पानी में डाल दिया जाए ताकि ये बच जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बताती हैं कि वो जगह जहाँ पर ये मछली रखी होती थी वहाँ हम रात को बाथरूम तक नहीं जा पाते थे और उसकी वजह थी बेहद अंधेरा और खौफ, क्योंकि अंधेरे में वो जगह और भी खौफनाक दिखती थी। फिर मामा ने जब नाना जान को नींद से बेदार किया, उनसे सवाल किया कि आपने इस मछली के साथ ऐसा क्यों किया है। तो नाना जान मुकम्मल तौर पर तो नहीं जागे, लेकिन उन्होंने नींद के आलम में उन्हें जवाब दिया कि बेटा मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया। मामा यही सोचती रह गई कि ये मछली इतनी दूर अपनी जगह से यहाँ पर कैसे आ गई है, वो भी अगर घर के अलग हिस्से में पहुँची तो फिर पहुँची कैसे। इसी सब सूरत हाल में सुबह के 5 बज गए जब सब नमाज के लिए उठे। तब तक वो मछली मर चुकी थी। जब नाना और नानी जान को इस बात का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले तो शुक्र अदा किया कि कम से कम कोई हादसा नहीं हुआ, और मामा समेत बाकी सब को नाना जान ने सख्ती से मना कर दिया कि घर के उस हिस्से में कोई भी ना जाए। ये वाक़या मेरी मामा के लिए आज भी काफ़ी परेशान कुन है। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी स्टोरीज़ पिछले 2 हफ्ते से सुन रही हूँ और जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो ये मेरी डेली की रूटीन बन गई है। मेरे पास बहुत से वाक़यात हैं जो कि मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कराची के एक इलाके की मारी में रहती हूँ। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पहले पानी हुआ करता था। अब तो बहुत से घर आबाद हो चुके हैं जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी कंजेस्टेड भी है। वो घर अब तो हम छोड़ चुके हैं, लेकिन उस घर से जुड़े बहुत से वाक़यात हैं। 2014 की बात है जब खाला के घर की तामीर हो रही थी, तो खाला कुछ दिन रहने के लिए हमारे घर आ गई। उस वक्त अम्मी ने उनको मेरा कमरा दे दिया और मैं ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे में चली गई जिसको हम नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ दिन मैं वहाँ सोती रही, सब कुछ ठीक रहा। फिर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। सर्दियाँ थी, रात थी और अजानें भी नहीं हुई थी, तो मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी और फिर से सो गई। कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मेरे अलावा कोई है। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। सामने दीवार पर चांद की बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही थी, तो रोशनी की वजह से रूम में अंधेरा भी नहीं था। मैं देखती हूँ कि कमरे में एक लड़की है जो मुझे देख रही है। पहले मुझे कुछ समझ ना आया कि ये कौन है, क्योंकि साया मुझे मेरा अपना ही लग रहा था, जैसे मेरे अपने बाल हों। मैं ठीक से देख ही रही थी कि वो साया कोने से गायब हो गया।
उस वक्त मुझे अपने पैर सुन्न होते महसूस हो रहे थे। काफ़ी देर खौफ के आलम में रही। फिर जब मेरा जिस्म बहाल हुआ तो मैं उठी और उठकर कमरे की लाइट जला दी। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फ़ौरन अपने अम्मा अब्बा के कमरे में चली गई और वहाँ पर जाके सोने की कोशिश कर रही थी कि इतने में अज़ानें हो गई। बताती चलूँ कि जिस कोने में मैंने लड़की को जाते देखा था, उस कोने में अक्सर मुझे अम्मी कहा करती थी कि तुम आधी रात को वहाँ खड़े होकर क्या करती रहती हो, जबकि मैं तो अपने कमरे में ही होती हूँ। वो कमरा हमने नमाज के लिए मुख्तस कर रखा है और वहाँ जो भी आबाद है वो मखलूक गालिबन नेक है, क्योंकि अगर उस कमरे में बच्चे कोई गंदगी करते हैं तो उसकी वजह से हम भी बहुत तंग होते हैं। जाने अनजाने में सबने वहाँ रात के अंधेरे में बच्चों का खेलना और एक लड़की को देखा है जो हम ये समझते रहे थे कि शायद छोटी बहन है। हमें कभी डर नहीं लगा क्योंकि उन्होंने हमें नुकसान नहीं दिया। बहुत से वाक़यात हैं जो कि इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरक्की में दिन रात इजाफा करें। मेरा नाम इंजा है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ है ये 10th की शुरुआत में हुआ था। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि एक वक्त ऐसा है मेरे ऊपर जब मेरे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और वो चेंजेस ऐसे थे जो कि मेरे घर वालों से इग्नोर नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल खुशहाल मिजाज की लड़की हुआ करती थी। ना गुस्सा, ना नखरे, ना कुछ और, बल्कि खुद ही में खुश रहना मुझे अच्छा लगता था। पर उस वक्त मेरे बिहेवियरल चेंजेस इस कदर बढ़ गए थे कि उन्हें बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो रहा था। मुझमें बेइंतहा एग्रेशन आना शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि मैं अपने छोटे कज़न्स को कभी कभार मार भी दिया करती थी, जो कि मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। मेरे घर के सभी अफराद, जिनमें दादा दादी, नाना नानी और फूफो और खाला वगैरह जिनमें सब शामिल हैं, वो सब मुझसे सवाल किया करते थे कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जहाँ मैं अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी, वहीं मैं इस कदर आलसी हो गई थी कि बामुश्किल पासिंग मार्क्स लेकर मैं अपनी अगली क्लास की तरफ प्रोमोट होती थी। मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं रहती थी। इस कदर गुस्सा मुझे आया करता था कि जब मुझे कहीं और निकालने का मौका ना मिलता तो मैं खुद ही पर अपना गुस्सा निकाल देती। मेरे जिस्म पर जगह जगह कट्स बनना शुरू हो गए थे, और इस कदर गहरे कट्स कि उनके निशान आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। मेरी अम्मी, जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, न जाने क्यों उस वक्त मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा करने लग गई थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मैंने आखिर में सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें नाकाम रही। मुझे याद है जिन दिनों मेरे साथ ये मसले मसाइल चल रहे थे, उन्हीं दिनों रात के औकात में मुझे सड़े हुए गोश्त की बदबू आया करती थी, और ऐसा लगता था कि मेरे कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया गया है। मेरी अम्मी इस सब सूरत हाल से इस कदर परेशान हो गई थी कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई कि कहीं मेरे साथ कोई ज़हनी मसले मसाइल ना हो, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई थी। फिर मेरी खाला ने मेरी वालिदा को बताया कि उनके एक जानने वाले हैं जो कि एक आमिल हैं, तो अम्मी ने सोचा क्यों ना वो मुझे वहाँ पर लेके जाएं। तो जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उससे 5 दिन पहले की बात है। मेरी अम्मी बताती हैं कि तब मैं अपने होश में नहीं रहती थी। बैठे बैठे शीशे में देखकर खुद से हंसने लगती थी और फिर खुद ही से रोने लगती थी, और तो और चलते चलते बेहोश भी हो जाया करती थी। मैं जिस कदर सेहतमंद हुआ करती थी उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे लगता था कि जैसे कितने दिन गुजर गए और मैंने कुछ खाया भी ही नहीं। फिर आखिरकार जब हम उन आलिम साहब के घर गए तो उन्होंने मुझसे मेरा सारा हाल अहवाल पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि उन्हीं दिनों में मैं रात को ख्वाब में एक बहुत ही अजीब जानवर भी देखा करती थी। वो इस कदर अजीब जानवर था कि मैं आम अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन उसे देखकर खौफ के मारे में अचानक उठ जाया करती थी। और ये बात मैंने उन आलिम को भी बताई थी। उन्होंने 40 दिन की दवा बनाकर पानी वगैरह मुझे दिया, जो लेकर मैं घर आ गई और वो दवाई खाने लग गई। लेकिन जब मैंने उनकी दवाई शुरू की तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था कि मेरे जिस्म में 2 चीज़ें हैं जो कि आपस में जंग लड़ रही हैं। और मुझे ये भी याद है कि जब मेरा सेकंड लास्ट डे था तब मैं वॉमिट कर रही थी कि अचानक मेरे मुंह से एक हड्डी निकल आई, और वो हड्डी इस तरह से थी कि उससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। उसका साइज़ मेरी छोटी उंगली के बराबर था, और तो और वो बेहद शार्प भी थी। मेरी अम्मी ने उन आलिम साहब को कॉल की और उन्हें सब बताया, तो फिर उन्होंने सारा मामला मेरी वालिदा के आगे पेश किया कि आपकी बेटी के ऊपर सेहर किया गया है। सेहर यानी काला जादू, और ये कम से कम 3 साल पहले करवाया गया था, जिसका असर अब शुरू हुआ है। आपकी बेटी ज़हनी तौर पर ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो अब तक संभालती आई, लेकिन जब उसके कंट्रोल में नहीं रहा तो आप सबको उसके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे साथ सब कुछ ठीक हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वाक़या पसंद आया होगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और एक और चीज़ बताती चलूँ जो कि बहुत पते की बात है कि काला जादू हमेशा आपकी वालिदा के नाम से किया जाता है। यानी कि जो इंसान आपके ऊपर काला जादू कराना चाहता है वो सबसे पहले आपकी वालिदा का नाम दरियाफ़्त करता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक भी करते हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मेरा नाम दुआ है और ये बात 2020 के लॉकडाउन की है। जब यूनिवर्सिटी से उस वक्त मेरी वापसी हुई तो मेरी मुलाकात हमारे हॉस्टल में आई एक नई लड़की से हुई। उस लड़की से पहली मुलाकात पे मुझे कुछ अच्छा महसूस तो नहीं हुआ और इस बात का जिक्र मैंने अपनी सहेलियों से भी किया था। जब हॉस्टल वापस आई तो न जाने क्यों उस दिन मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। और तो और अक्सर जब मैं छत पर जाती थी तो मुझे लगता था कि कोई पीछे आ रहा है, और अगर मैं कमरे में अकेली भी होती तब भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कमरे में मेरे अलावा कोई मौजूद है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन मैंने इस सब का जिक्र अपनी सहेलियों से नहीं किया कि कहीं वो मेरा मजाक ना बनाए। अब सफ़र का महीना था और इस बात से हम लाइल्म थे। हमारी छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन किसी बात से परेशान होकर मैं उस कमरे में थोड़ा वक्त गुजारने गई, पर अभी 10 ही मिनट गुजरे होंगे कि मुझे डर लगना शुरू हो गया और मैं वापस आ गई। उसके बाद दिन ऐसे ही गुजर गया और रात में मैं, मेरी रूममेट और एक और दोस्त जो कि साथ वाले कमरे में रहती थी, हम तीनों मिलकर छत पर गए और रात 10 से 12 तक हम छत पर ही रहे। वहाँ पे हम गाने सुनते रहे, आपस में मौज मस्ती करते रहे, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि सफ़र का महीना था। अब 12 बजे जब हम वापस आए तो मैं और मेरी रूममेट हम नेटफ्लिक्स देख रहे थे और साथ वाली रूम में हमारी दोस्त नमाज पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने वार्डन थी जो कि कैल्शियम की टैबलेट्स मांग रही थी। हमने उन्हें टैबलेट दी और पूछी कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो नई लड़की आई है उसकी तबीयत कुछ ख़राब है। अब वार्डन के साथ हम भी चले गए कि देखें आखिर मामला क्या है। जब हम वार्डन के कमरे में गए तो वो लड़की वहाँ पर लेटी हुई थी। उसके दांत बिल्कुल आपस में चिपके हुए थे। उसे हाथ लगाया तो उसका जिस्म ठंडा मालूम हो रहा था। यूं लगा कि शायद ब्लड प्रेशर का मसला है, कहीं लो ना हो गया हो। तो हमने उसे नमक देने की भी कोशिश की, लेकिन किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर आखिर में एक ही ऑप्शन था कि उसे इमरजेंसी में लेकर जाया जाए। जब उसे इमरजेंसी में लेकर गए तो साथ उसकी एक रूममेट भी गई और वार्डन भी, और बाकी लड़कियां हॉस्टल में एक कमरे में बैठ गई इस इंतज़ार में कि आखिर पता चले कि हुआ क्या है। जब आखिरकार उसकी रूममेट से रब्ता हुआ जो कि हॉस्पिटल में थी, तो वो बताने लगी कि वो लड़की जिसका नाम सारा है वो खुद से ही मुखातिब होकर मर्दों जैसी आवाज़ में ये कह रही है कि मैं उसको मार दूंगा। उसे एनेस्थीसिया भी लगा और साथ में मेडिसिन्स भी दी गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस मुसलसल एक ही बात पर इसरार कर रही थी, मर्दाना आवाज़ में मुखातिब होकर कि मैं इसको मार दूंगा। खैर डॉक्टर ने दवाई दी और वापस भेज दिया। वापस आते ही वो लड़की छत पर उसी कमरे में चली गई जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और वहाँ जाकर आवाज़ बदल के खुद से ही मुखातिब होकर मर्दाना आवाज़ में गुफ्तगू करने लगी। तब हमें उसकी रूममेट से पता चला कि वो तो शाम से ही छत पर थी, जबकि रात में हम भी छत पर थे और उस वक्त तो हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और तो और वो कमरा भी अंधेरे में गुम था क्योंकि वहाँ कोई लाइट ऑन नहीं थी। अब मामलात हमारी समझ से परे हो रहे थे, तो उसकी रूममेट ने यही मुनासिब समझा कि उसके घर वालों से रब्ता किया जाए। पर जब उसके घर वालों से रब्ता किया तो उन्होंने कॉल्स अटेंड नहीं की। 3-4 दिन यहीं गुजरे और फिर 3-4 दिनों के बाद उसकी बहन से रब्ता हुआ जो कि फ़ौरन उसको लेने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। अब इन 4 दिनों में हमने उस लड़की के बहुत सारे टेंट्रम्स देखे और बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें भी देखी जो कि बयान करना शायद इतना मुमकिन नहीं है। एक खौफ था जो कि उसके साथ रहने से महसूस होता था। फिर आखिरकार जब उसकी बहन उसको लेने के लिए आई तो तब हमें मालूम हुआ कि इस लड़की के साथ बचपन से ही कुछ पुरस्सरार मामलात हैं। कुछ है इसके साथ जो कि इसको वक्तन फ़वक्तन तंग करता रहता है। हमारा एक रंग आए और दूसरा रंग जाए। फिर जब उसकी बहन उसको अपने साथ वापस ले गई तो हमें लगा कि अब सब मामलात बराबर हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ये शायद हमारी गलत फहमी थी। उसके जाने के बाद भी हॉस्टल में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से अजीबोगरीब आवाज़ों का सिलसिला जारी रहता था। अक्सर तो कमरे के बेड्स भी अपने आप हिलने लगते थे, और तो और दीवारों पर निशान भी हुआ करते थे। बिल्डिंग के साथ वाले खाली प्लॉट से किसी के ऊंची आवाज़ में पढ़ने की भी आवाज़ सुनाई देती थी। अब ये सब क्योंकि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था तो हमने वार्डन से कहकर वो हॉस्टल चेंज करवा दिया।
लेकिन वहाँ पर भी लड़कियों को इसी तरह से आवाज़ों का सिलसिला सुनाई देता था। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।